हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। आज 25 मार्च है, मंडे, तो आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, आज फाग का दिन है, जिस दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली के इस उमंगपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रंगों का त्योहार होली हमारे परस्पर संबंधों को प्रगाढ़ करने और वसंत ऋतु के स्वागत का परिचायक है। यह त्योहार न सिर्फ जीवन के उत्सव का एक भव्य प्रतीक है, बल्कि प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को भी दर्शाता है। होली हमारे आपसी जुड़ाव को मजबूत करने, गिले शिकवे मिटाने और नवीन जीवंत पलों को अपनाने का एक अनुपम अवसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप होली के इस पावन पर्व को बड़े अच्छे ढंग से मनाएंगे, अपनों के साथ मनाएंगे और अपने रिश्तों को और भी बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जी, आज की इस सुप्रभात सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है। तो पहली न्यूज की तरफ हम चलते हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि भारत के साथ दोबारा व्यापार करने के संदर्भ में वो गंभीरता से विचार करेंगे। अमृतसर के व्यापारियों ने इस कदम का स्वागत किया है, जबकि जयशंकर जो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं, उनका कहना है कि हम आतंकवाद को नजरअंदाज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वहां के पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री। ठीक है जी, आप देख रहे होंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कहा है कि हम इस बारे में गंभीरता से सोचेंगे। जब बात करते हैं ये मोहम्मद इशाक डार के बारे में, ये अभी नए ही नियुक्त हुए हैं एज ए फॉरेन मिनिस्टर। लंदन में एक प्रेस वार्ता के दौरान कुछ सवालों का जवाब देते हुए डार ने कहा था कि कुछ समय पहले पाकिस्तानी व्यापारियों ने उनके साथ संपर्क किया और कहा कि कुछ ऐसा निर्णय लिया जाए जो सभी के लिए अच्छा हो, तो पूर्ण चर्चा के बाद ही हम ये निर्णय लेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सिंगापुर में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर गए हुए थे। वहां पर वक्तव्य के दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवाद को उद्योग स्तर के समर्थन के लिए जो है वो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आतंकवाद जो मुद्दा बना हुआ है, ये हम नजरअंदाज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और पाकिस्तान के साथ किसी भी बातचीत के लिए सबसे पहले आवश्यक होगा कि जो ये समस्या है आतंकवाद की, इससे निपटा जाए। ठीक है, और ये हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। अब पाकिस्तान की बात चली है, तो पाकिस्तान से संबंधित आप ये एक क्वेश्चन बता दीजिए। भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि कितनी सीमा बनती है भारत और पाकिस्तान के बीच में? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। तो जो हम भारत पाकिस्तान सीमा की बात करते हैं, उस सीमा को क्या बोला जाता है? उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, है ना, रेड क्लिफ रेखा। जब 1947 में भारत के टुकड़े हो गए थे, यानी कि एक टुकड़ा पाकिस्तान बना, तो उसी समय 1947 में ये रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी, ताकि भारत की और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाई जा सके। आधिकारिक तौर पर ये 17 अगस्त 1947 को किया गया था। हालांकि आपको पता है, पाकिस्तान तो एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था। लेकिन दुख ये रहा कि पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया हमसे। अब जब बात करते हैं कि वो सीमा कितनी है, तो जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 3,323 किलोमीटर लंबी
सीमा बनती है पाकिस्तान के साथ। जब बात करते हैं हम ऑप्शन सी के बारे में, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है, तो आप कहेंगे ये सीमा तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है 1752 किलोमीटर, तो ये इतनी लंबी सीमा नेपाल के साथ लगती है। और जब बात करते हैं इसके बारे में, 3917 किलोमीटर लंबी रेखा भारत किसके साथ बनाता है, चीन के साथ। जब हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है वो है 15,200 किलोमीटर। भारत के साथ 7 देशों की जमीनी सीमा लगती है। जमीनी यानी कि स्थलीय भाग एक सीमा के रूप में हम देखते हैं। जैसे अफगानिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान, जैसे हमने ये बात की। तो इस प्रकार से ये हमारे पड़ोसी देश जो हैं। अब थोड़ा सा अगर हम पाकिस्तान के बारे में और एक्सप्लेन करें, पाकिस्तान, वो तो आपको पता है 1947 में ये हमसे टूट गया था, है ना। जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में अनुच्छेद जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत इस्लाम को पाकिस्तान का आधिकारिक धर्म माना गया है। अनुच्छेद 2 के तहत वहां पाकिस्तान में तकरीबन 96.47% लोग इस नियम का पालन करते हैं। बाकी 4% से भी कम जो लोग हैं वो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं सिख धर्म की, हिंदू धर्म, वहां पर हमें देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो मुस्लिम ही है लेकिन उन्हें हम क्या बोलते हैं, अहमदिया मुसलमान। तो अहमदिया मुसलमान जो हैं वो भी कम हैं। बहुतायत मात्रा में पाकिस्तान में सुन्नी मुसलमानों का वर्चस्व है। सुन्नी मुसलमान वहां पर बहुतायत मात्रा में रहते हैं। हनफी कानून के विचारधारा के प्रतिनिधि बरेलवी और देवबंदी परंपराएं वहां सुन्नी मुसलमानों के बीच में प्रचलित है। ठीक है, तो ये कुछ जो बातें हैं पाकिस्तान के बारे में हमने कवर की। शिया मुसलमान तो बहुत कम है वहां पर, मान के चलो कि 10 से लेकर 15% वहां पर शिया मुसलमान है। ठीक है, और लगभग 80% से लेकर 85% तक आप मान सकते हैं कि वहां पर सुन्नी मुसलमान जो हैं उनका वर्चस्व है। और आज जैसे आपको पता है, आज क्या तारीख है, आज तारीख है 25 मार्च। 25 मार्च का दिन आपको याद अगर हो तो 25 मार्च 1971 की रात बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली, आप ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो पहले तो 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के भी क्या है, 1971 25 मार्च की रात एक बांग्लादेश बनकर ये भी क्या है, 2 भागों में विखंडित हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चलाया गया था। ये एक क्रांति थी जो इस देश के निर्माण का कारण बनी। ठीक है, मुख्य जो विषय क्या रहा वो रहा भाषा, क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू भाषा सर्वाधिक बोली जाती थी और जो पूर्वी पाकिस्तान था यहाँ पे बंगाली भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा रहते थे। लेकिन पाकिस्तान ने उर्दू को सर्वोच्च स्थान दिया, बंगाली भाषा को नहीं दिया। तो इसी वजह से फिर ये आंदोलन शुरू हुआ, भाषा आंदोलन। ठीक है, एक कह सकते हैं, वो कहते हैं ना कि भाषा श्रेष्ठ होती है धर्म से। हालांकि हमारा जो बंटवारा हुआ था 1947 में वो तो धर्म के आधार पे हुआ, लेकिन अगर धर्म के आधार पे हुआ होता तो ये मुसलमान ही तो थे, इनको अलग होने की क्या आवश्यकता थी, है ना। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान एक ही रहता, बांग्लादेश क्यों बना? क्योंकि भाषा जो है
वो धर्म से कहीं बढ़कर होती है। और जब भाषा का अपमान किया जाता है तो वो धर्म जिसे हम बोलते हैं ना, हमारी मान्यता, हमारी जो पूजा पाठ करने की पद्धति है, वो इतनी मायने नहीं रखती जितनी भाषा रखती है। तो इसी वजह से इसका भी क्या है, बंटवारा हमें देखने को मिला 1971 में। और ये रात कौन सी थी, 25 मार्च 1971। अगले दिन उन्होंने 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें हमने देखी हैं पहली न्यूज के बारे में। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने होली सेलिब्रेट की लेह में भारतीय सैनिकों के साथ। ये बहुत ही अच्छा कदम था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। जो भी दुर्गम इलाके हैं और कठोर मौसम में भी राष्ट्र की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं हमारे सैनिक, उनकी वीरता की और बलिदान की सराहना की करते हुए इन्होंने होली मनाई। और रक्षा मंत्री ने एक अपील की, एक आग्रह किया कि भारत के कोई भी त्योहार हो, उस त्योहार को एक दिन पहले भारतीय सैनिकों के साथ मनाया जाना चाहिए। तो ये अपील बहुत अच्छी है, क्योंकि वो देश के रक्षक हैं, वो हैं तो हम हैं। देश के रक्षकों के साथ ऐसे उत्सव मनाना हमारी संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चरल, है ना। तो बहुत ही बढ़िया, ये अच्छा कदम था। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 24 मार्च यानी कि कल लेह में सैनिकों के साथ ये रंगों का त्योहार मनाया। और इनके साथ ही वहां पर और कौन थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। यहां अगर पूछा जाए वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो जनरल मनोज पांडे। और साथ में जनरल ऑफिसर कमांडिंग फायर एंड फरी कोप्स लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली। फायर एंड फ्यूरी कोर के जनरल ऑफिसर जनरल रशीम बाली भी वहां पर उपस्थित रहे। तो नॉर्मल वन लाइनर क्वेश्चन भी बनता है, कोई भी न्यूज आप कवर करते हैं आपको बहुत सी जानकारी डेली मिलती रहती है ना। तो इस वजह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना भी चाहिए। और उन्होंने यानी कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वक्तव्य भी दिया, उद्बोधन भी दिया कि हमारी जो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और चाहे 0 डिग्री से भी कम तापमान चला जाता है, फिर भी हमारे जवानों के हौसले बुलंद रहते हैं। उनकी जो सकारात्मक प्रतिबद्धता है वो बनी रहती है। ठीक है, हाई एटीट्यूड में भी। चलो जी, अब जैसे हम बात करते हैं, लेह में एक वार मेमोरियल बना हुआ है, वहां पर भी उन्होंने क्या है, तो युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की साथ में। चलो, अब रक्षा क्षेत्र के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन इसमें से सत्य रहेगा, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास 18 मार्च से लेकर 27 मार्च 2024 तक सेशेल्स में चल रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है। आज 25 मार्च है, 2 दिन और बचे हुए हैं इस अभ्यास के। ठीक है, तो भारतीय सेना की टुकड़ी सेशेल्स रक्षा बलों के साथ वहां पर गई हुई है। दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि ये अभ्यास अब की बार का 8वां संस्करण नहीं बल्कि 10वां संस्करण है। यानी इससे पहले जो 9 संस्करण हो चुके हैं। और इसको क्या नाम दिया है, वैसे बोले तो लामितीय 2024 इसे नाम दिया गया है इस अभ्यास को। इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो LAMITIYE लामितीय 2024 का ये 10वां संस्करण है। ठीक है, अमित लामितीय का मतलब अगर देखा जाए ना, तो इसका मतलब होता है मैत्री। मैत्री यानी कि मित्र, मित्रता। कौन सी भाषा का ये शब्द है, क्रियोल। क्रियोल भाषा का नाम आपने सुना होगा।
क्रियोल भाषा, ये वहां सेशेल्स में बोली जाने वाली आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा है क्रियोल, और उसी भाषा का ये शब्द इन्होंने लिया है लेमिती। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु जो हैं वो हमको ध्यान में रखने हैं। जब आपसे पूछा जाए सेशेल्स के बारे में, सेशेल्स की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है माहे। माहे राजधानी है इस सेशेल्स की। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। सेशेल्स कहाँ है, तो मेडागास्कर के, जब आप उत्तर पूर्व में जाएंगे ना, इस डायरेक्शन में, मेडागास्कर के इस डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है सेशेल्स। इस देश में मूंगा चट्टाने जो हैं वो बड़ी भारी मात्रा में है, प्राकृतिक भंडार बहुत ज्यादा हैं। अल्दाबरा कछुए बहुत मात्रा में पाए जाते हैं इस सेशेल्स देश में, और अल्बाद्रा जो कछुए है ना, वो पूरे विश्व में दुर्लभ प्रजाति मानी जाती है। बहुत एक अलग बात है, तो थोड़ा सा आप सर्च भी कर सकते हैं सेशेल्स के बारे में, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, ज्वालामुखी अवार्ड दिया गया है एक क्ले आर्टिस्ट को। क्ले आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी से कोई चीज बनाता हो, चाहे मिट्टी के बर्तन की बात करें, क्ले मॉडलिंग की बात करें, तो मिट्टी के कलाकार हैं पीबी बिदुला। पीबी बिदुला को कल 24 मार्च को ज्वालामुखी अवार्ड से नवाजा गया। और किसने नवाजा, तो एक संगठन है जिसे हम कहते हैं OISCA इंटरनेशनल, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियल सोशल एंड कल्चरल एडवांसमेंट। ये उस संगठन का नाम है। हिंदी में बोले तो औद्योगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति संगठन। तो इस OISCA संगठन के द्वारा कोझिकोड केरल में 24 मार्च को पीबी बिदुला को ज्वालामुखी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये जो सम्मानित किया गया किस विंग के द्वारा, तो इस संगठन की महिला विंग के द्वारा स्थापित है ये पुरस्कार, ज्वालामुखी पुरस्कार। ठीक है जी। इस OISA के दक्षिण भारत के निदेशक हैं अरविंद बाबू। तो अरविंद बाबू जो हैं उन्होंने ये पुरस्कार दिया था, जबकि OIS महिला विंग की अध्यक्ष सीना विजयन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थी। मिट्टी के बर्तन और क्ले मॉडलिंग के क्षेत्र में उन्हें असाधारण कंट्रीब्यूशन के लिए और अचीवमेंट के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो यानी कि क्ले आर्टिस्ट जो होते हैं उनको बेहतरीन अगर पुरस्कार दिया जाए तो कौन सा है, ज्वालामुखी पुरस्कार। किसके द्वारा ये स्थापित किया गया है, तो आप कहेंगे OISCA इंटरनेशनल की महिला विंग के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, और ये कार्यक्रम कहाँ हुआ, केरल के कोझिकोड में। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन भी बता दीजिए। मैंने आपको बताया OISCA इंटरनेशनल, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई। औद्योगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति संगठन, तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा जापान, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जापान की राजधानी जो है टोक्यो। टोक्यो में इस OISCA इंटरनेशनल संगठन की स्थापना हुई थी। 1961 की बात है ये, 1961 में स्थापना हुई। 1961 से लेकर अब तक कहा जाता है कि लगभग इस संगठन ने 40 प्लस देशों में कई सहयोग परियोजनाएं शुरू की हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देशों को जोड़ना, औद्योगिक जुड़ाव पैदा करना, और सामाजिक यानी कि सोशल रूप से क्या है, उनको जोड़ना। सांस्कृतिक यानी कल्चरल जो कॉम्बिनेशन बन सकता है उसके आधार पे भी क्या है, हम एकजुट हों। इस प्रकार के जो लक्ष्य लेकर ये संगठन चला हुआ है,
और इसी संगठन के तहत जैसे आपको देखने को मिला, इसकी महिला विंग के द्वारा स्थापित पुरस्कार ज्वालामुखी पुरस्कार से एक व्यक्ति को सम्मानित किया गया जो मिट्टी के बर्तन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, पीबी विदुला। तो ये जो OISCA इंटरनेशनल का सिंबल है, OISCA इंटरनेशनल, ठीक है जी। तो बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने अच्छा ऑप्शन टिक किया था। तो इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? जापान, टोक्यो में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CBI टीम रिविजिट कर रही है, यानी कि कल के दिन दोबारा से CBI ने रिविजिट किया है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो मुख्य कारण क्या रहा? ईडी के बारे में तो हमने काफी समय से बात की है, ईडी के काम क्या होते हैं, ईडी क्या काम करती है। तो ईडी जब जांच कर रही थी तो ईडी के जो कर्मचारी थे, ईडी के जो अधिकारी थे, उन पर हमला कर दिया गया। उसी ईडी के हमले की जांच के लिए सीबीआई वहां पर पहुंची है, दोबारा से सबूत जुटाने के लिए, ठीक है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम सीबीआई कह देते हैं, तो ये अब इस मामले को देख रही है। 6 मार्च को ये जो हमला हुआ था, इसके मुख्य आरोपी जो हैं वो हैं टीएमसी के नेता शाहजहां शेख, उसको भी हिरासत में ले लिया है। और 24 परगना नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां के इस गांव में अब सीबीआई की जांच चल रही है, ठीक है। तो तृणमूल कांग्रेस टीएमसी लीडर शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखते हैं इसमें क्या व्यवस्था रहती है। तो थोड़ा सा मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, फिर मैं थोड़ा आपको सीबीआई के बारे में बता दूंगा, और फिर हम बात कर लेंगे ईडी के बारे में। ईडी के बारे में वैसे तो हम बात कर ही चुके हैं, काफी दिनों से चल रहा है। ईडी ने सम्मन भेजा था अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल उस सम्मन के मुताबिक पूछताछ के लिए नहीं गए, तो लगभग 8-10 बार उन्होंने सम्मन भेज दिया। फिर अरविंद केजरीवाल ने गुहार लगाई थी कोर्ट में कि मुझे डर है कि ईडी मुझे गिरफ्तार न कर ले। फिर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था, करते करते अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश हुए, तो अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अभी अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है। तो उसके पीछे जो कारण है वो आप देख सकते हैं, हमने काफी दिनों से ये न्यूज कवर भी की है। ईडी के बारे में मैंने आपको बार बार बताया है कि ईडी का मुख्य काम क्या है। तो अब जब ये संदेश खाली का जो मुद्दा उठा हुआ है पश्चिम बंगाल में, इसी से संबंधित ईडी की जांच जब शुरू हुई तो इनके अधिकारियों पर हमला हुआ, तो उस हमले की जांच के लिए अब सीबीआई आई है। तो सीबीआई अब इसकी जांच करेगी। उन्होंने दूसरी बार वहां का दौरा किया है। अब जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे सबसे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के बारे में। तो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी बता देंगे। सीबीआई यानी इंग्लिश में बोले तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय ने की थी, होम मिनिस्ट्री के द्वारा इस सीबीआई की स्थापना की गई। यह विशेष पुलिस संरचनाओं में से एक है। सीबीआई की उत्पत्ति विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से हुई है, ठीक है, एसपीई। एसपीई की स्थापना वैसे तो 1941 में हुई थी भारत सरकार के द्वारा, जब हम आजाद भी नहीं हुए थे अंग्रेजों से। तो उसी के तहत सीबीआई की स्थापना हुई 1963 में गृह मंत्रालय के नेतृत्व में। तो इस प्रकार ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत सरकार की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी है ये, जो आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करती है। तो ये कुछ बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके कई अलग अलग विभाग बने हुए हैं, विभाग से ये काम करती है। जैसे कोई भ्रष्टाचार से संबंधित मामला है तो ये देखेगी भ्रष्टाचार।
और जब बात करते हैं कोई आर्थिक अपराध के बारे में, तो आर्थिक अपराध से संबंधित विभाग बनाया गया है, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ऐसे बोलेंगे, है ना। और विशेष अपराध जो होते हैं उनके लिए भी क्या है, ये आगे आती है नीति और समन्वय प्रभाग, समन्वय प्रभाग और प्रशासनिक विभाग, प्रशासनिक विभाग, ये इन सब के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे सीबीआई के विभाग बने हुए हैं कि इन क्षेत्रों में ये काम करती है। और अभियोजन निदेशालय और सेंट्रल फोरेंसिक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, तो इन क्षेत्रों में ये काम करती है। ठीक है जी, इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का अगर कोई मुद्दा उठा हुआ हो तो उसका मुकाबला करने के लिए आर्थिक और हिंसक अपराधों को रोकने के लिए जांच पड़ताल करती है। साइबर और हाई टेक्निकल जो अपराध होते हैं उनसे लड़ने में, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, कला प्राचीन वस्तुओं और हमारी विरासत की रक्षा के लिए जो है ना, जितने भी हो सकते हैं उन सब में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब बात करते हैं इस सीबीआई के आदर्श वाक्य की, तो आदर्श वाक्य क्या है सीबीआई का, क्या आप बता सकते हैं? उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता। ठीक है, इस प्रकार आपको ये कुछ बिंदु जो सीबीआई से संबंधित हैं वो ध्यान में रखने हैं। अब आप इसके बारे में बता दीजिए ईडी के बारे में। ईडी के बारे में वैसे तो हमने बहुत बातें कर ली हैं, ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे, है ना। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है, इसके बारे में आप बताएंगे। प्रवर्तन निदेशालय के बारे में जैसे हम बात करते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुद्दे होते हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? अवैध रूप से कमाए गए धन को वैध स्थापित कर देना, वो होता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध जो हैं उन अपराधों से निपटने का काम करती है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में कहें तो प्रवर्तन निदेशालय। ये एक ऐसा अनुशासनात्मक संगठन है जो इन सब जैसी गतिविधियों से लड़ने का कार्य करती है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिन्होंने लिखा होगा ना इसमें नई दिल्ली, उनका बिल्कुल ठीक है। और भी इसके बनाए गए हैं छोटे छोटे मुख्यालय, और ये हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, राजस्व विभाग। इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें भी की है। यहाँ पर आप लोगो देख पा रहे होंगे ईडी का। ठीक है, ये एक वित्तीय जांच एजेंसी के रूप में काम करती है, यानी कि वित्त मंत्रालय के तहत है। तो आपने नाम से ही अंदाजा लगा लिया होगा। इसका नेतृत्व करने वाला कौन होता है? प्रवर्तन निदेशक इसका क्या करता है? निर्देशन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। इसमें कौन कौन से अधिकारी कार्यरत होते हैं, जैसे आईआरएस की बात करें, ठीक है, भारतीय राजस्व सेवा, आईपीएस की बात करें, भारतीय पुलिस सेवा, और आईएएस की बात करें, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये कुछ बिंदु जो हैं वो ध्यान में रखने थे। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने साथ जुड़ सके और अच्छे से आप तैयारी कर पाएं। आप हमें फॉलो कर लीजिए इस YouTube चैनल पे। 2 चैनल हैं अपने, एक तो एडू रोही ऑफिशियल नाम से है, जिसमें आपकी ये क्लास चल रही है, जिसमें हम लॉन्ग वीडियोस कवर करते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है और भी अन्य विषयों की क्लास अभी शुरू हो जाएगी थोड़े समय बाद। एक चैनल है एडू रोही ऑफिशियल शॉर्ट्स, जिसमें आपको शॉर्ट्स वीडियो मिला करेंगी। तो बहुत बहुत बधाई।
और एडुरोही 24 जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो अपना चैनल आपको वहां पर दिखेगा। और जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसकी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, एडुरोही 24 लिखिए, ट्विटर एक्स पे भी अपनी प्रोफाइल आपको दिखेगी। और ऐसे ही जब आप सर्च करेंगे एडुरोही 24 इंस्टाग्राम पे, तो भी अपनी प्रोफाइल वहां पर दिख जाएगी, तो सर्च कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल भी अपना बना हुआ है। इस व्हाट्सएप के चैनल का लिंक आपको अपने यूट्यूब चैनल एडुरोही ऑफिशियल की डिटेल्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।